हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रंजीत ने वैन का दरवाज़ा खोला और घूंघट वाली औरत को एक ही झटके में वैन से बाहर फेंक दिया। चलती हुई वैन एक बड़े पानी के ब्रिज के ऊपर से जा रही थी। घूंघट वाली औरत को धक्का देने के बाद रंजीत ने फिर से एक ही झटके से वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया। पलक झपकते ही घूंघट वाली औरत ब्रिज के नीचे जा गिरी। वैन के पीछे चल रही कार को भी अंदाजा नहीं हुआ कि एक ही पल में उनके आगे चल रही वैन में अभी अभी क्या हुआ था। घूंघट वाली औरत का चेहरा बिल्कुल झुलसा हुआ था। अगर उसकी लाश किसी को मिल भी जाती तो उसकी पहचान लगा पाना बेहद मुश्किल था। रेगिस्तान के बीचों बीच दमयंती देवी के साथ जिंदगी गुजार रही घूंघट वाली औरतों को एक बात अब तक पता नहीं थी कि दमयंती देवी ने जितने नियम और कानून उस खंडर में रह रही औरतों के लिए बनाए थे, उनमें एक कानून ये भी था कि दमयंती देवी जब भी किसी घूंघट वाली औरत को किसी खतरनाक काम के लिए खंडर से बाहर भेजती थी, काम खत्म हो जाने पर उस औरत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता था। इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान मारवा हाउस में तीनों बच्चे काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। रिया की शैतानियाँ लोगों को बेहद पसंद आ रही थी। नौकर पहले से जानते थे कि बच्चे कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी डैडी के साथ वेकेशन पर जा रहे थे, इसलिए बच्चों का सामान पहले से ही पैक कर लिया गया था। वहाँ आयशा ने भी अनिका और रोहित का सामान पैक करवा दिया था। बच्चों को अचानक मिली छुट्टी बेहद पसंद आ रही थी। तीनों बच्चों को एक्साइटमेंट में इस बात की हो रही थी कि कई महीनों बाद अपनी पूरी फैमिली फिर से वो वेकेशन के लिए जा रहे थे। अक्सर अनिका और रोहित दोनों के बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें कई बार पूरी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने का मौका नहीं मिलता था, मगर आज जब ये मौका हाथ लगा था तो तीनों बच्चे इस वेकेशन के हर एक पल को एंजॉय करना चाहते थे। खासकर इसलिए क्योंकि मनाली उनके लिए एक स्पेशल जगह थी। हालांकि अलेक्जेंडर इन सारी बातों से अनजान था, मगर रिया और आर्यन ने मनाली में हुई हर बात अलेक्जेंडर को बताई थी। अपने मम्मी और डैडी के मिलने की पूरी कहानी सुनकर अलेक्जेंडर भी उस जगह को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था जहां अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था और जहां अलेक्जेंडर को अपने मॉम डैड से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया था। वैसे तो अलेक्जेंडर यूरोप के कालीसान राजमहल के बेसमेंट में पला बड़ा था, मगर अलेक्जेंडर उस जगह को देखना चाहता था जहां उसका जन्म हुआ था। रिया ने जब अपनी बैग चेक की तब रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर नाराज होते हुए आयशा से कहा, दादी माँ, आपने मेरी पैकिंग तो बिल्कुल अधूरी की है। आयशा हैरान होकर रिया की बैग चेक करने लगी। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि रिया का सारा जरूरी सामान उन्होंने पैक करवा दिया था, मगर फिर भी रिया किस सामान की बात कर रही थी, ये बात आयशा को समझ नहीं आ रही थी। रिया ने अपनी दादी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, आपने मेरी गेम्स पैक ही नहीं करवाई। रिया की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन ने तो अपने सर पर अपना एक हाथ रख लिया। आर्यन ने रिया को समझाते हुए कहा, हम वहाँ मॉम डैड के साथ वक्त गुजारने जा रहे हैं, इट इज़ फैमिली टाइम। क्या तुम वहाँ पर भी अपनी वीडियो गेम्स लेकर जाना चाहती हो? रिया ने भी अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहा, देखो आर्यन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हम सब वहाँ फैमिली टाइम बिताने जा रहे हैं और मैं तुम सबके साथ एंजॉय करूँगी, मगर दिन में 24 घंटे तुम्हारे साथ एंजॉय करूँगी। बाकी के 4 घंटे क्या मुझे मेरी फेवरेट गेम खेलने के लिए नहीं मिल सकती? रिया की आवाज़ सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। अलेक्जेंडर ने रिया को डांट लगाते हुए कहा, रिया, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, अगले साल तुम 6th स्टैंडर्ड में आ जाओगी। क्या तुम्हें अब तक यह भी नहीं पता कि एक दिन में 18 नहीं बल्कि 24 घंटे होते हैं? रिया ने अपनी जुबान अपने दांतों के बीच दबाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं पूरे वक्त आप लोगों के साथ गुजारूंगी, खूब सारी बातें करूंगी, खूब एंजॉय करूंगी। मगर जरा सोचो, गेमिंग की दुनिया में मेरे कितने सारे फैंस हैं, वो भी मेरे परिवार जैसे ही हैं। हालांकि मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ,
मगर उनके लिए भी मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा प्यार है। अगर इतने दिनों तक मैं उन्हें नज़र नहीं आई तो उनका क्या होगा, ज़रा सोचो। अरे मैं एक जिम्मेदार कैप्टन बनना चाहती हूँ। अब इतनी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी की बातें कर रही हूँ तो तुम्हें मेरे भाई होने के नाते मुझ पर गर्व होना चाहिए। इसके बजाय तुम मुझे ही डांट रहे हो। रिया की शरारतें और उसका जिद्दी स्वभाव उसकी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता जा रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन को हमेशा ही लगता था कि जैसे जैसे रिया की उम्र बढ़ती जाएगी उसकी सैनानियाँ कम होती जाएंगी और उसकी ज़िद भी कम होती जाएगी। मगर उन लोगों ने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। रोहित के लाड प्यार ने रिया की ज़िद और उसका स्वभाव ज़्यादा स्टबर्न होने लगा था। अलेक्जेंडर आर्यन दोनों ने अपनी अपनी किताबें ली और अलग से एक छोटे बैग में पैक कर दी। अपने दोनों भाइयों को किताब पैक करते हुए देखकर रिया फटी हुई आंखों से उन्हें देखने लगी। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ रिया को ऑब्जर्व कर रही थी। रिया ने अपने ड्रॉअर से एक किताब निकालकर अपने गेमिंग टैबलेट वाले बैग में रखी और अनिका और आयशा की ओर देखने लगे और कहा, वेकेशन पर चाहे हम कितनी भी धमाल मस्ती करें मगर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिए हैं, 2 बार रिवीजन भी कर लिया है, मगर ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरा रिवीजन सिर्फ एक ही बार हुआ है, पर वेकेशन में होते हुए भी मैं वहाँ दोबारा रिवीजन कर लूँगी। रिया ने ये बात मुस्कुराते हुए बड़ी ही प्यारी और मीठी आवाज़ में कही थी। रिया इस तरह से बड़ों के सामने बातें करती थी। अक्सर सभी को रिया का इतना प्यार आ जाता था कि वो लोग रिया की हर बात और हर जिद पूरी करने पर मजबूर हो जाते थे। मगर इस बार रिया के दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि रिया का असली मकसद क्या था। अलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश रिया, मुझे तुम पर बहुत फक्र है, मगर मुझे तुम पर ज़्यादा फक्र तब होता जब तुम अपनी आने वाली परीक्षा के लिए रिवीजन करती। ये जो किताब तुमने अभी अभी अपने बैग में रखी है वो 4th स्टैंडर्ड की किताब है जिसकी परीक्षाएं पिछले साल पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही आसपास खड़े सभी लोगों ने अलेक्जेंडर की ये बात सुनी, सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, मगर रिया भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अपने दांत कचकचाते हुए रिया ने अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो अलेक्जेंडर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी वीकनेस को लेकर डरते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि 4th स्टैंडर्ड में इस सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स आए थे। अपना फंडामेंटल मजबूत करने के लिए मैं फिर से रिवीजन करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब तो अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्ग्यूमेंट में अपनी बहन रिया के सामने नहीं जीत सकते थे। वहाँ का माहौल एकदम शांत हो गया था। इसी बीच दादी माँ और आयशा की नज़र अचानक से रिया के लगे चोट पर पड़ी। रिया के चेहरे पर चोट का निशान देखकर जब दादी माँ और आयशा ने अनिका से पूछा कि रिया को क्या हुआ था, तब अलेक्जेंडर और आर्यन ने हालात संभालते हुए दादी माँ और आयशा से कहा कि रिया प्लेग्राउंड में खेलते खेलते गिर गई और इसी वजह से उसे चोट लग गई थी। हालांकि आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि रिया को आउटडोर गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। रिया अक्सर एक जगह पर बैठकर अपने मोबाइल में या गेमिंग टैबलेट में गेम खेलना वाले बच्चों में से थी। हालांकि आयशा को भी रिया की चोट पर हैरानी जरूर हुई थी, मगर वो जानती थी कि बच्चे अगर खेल कूद में गिरे पड़े नहीं तो वो बचपन ही क्या। कुछ ही देर में रोहित घर लौट आया। रोहित को देखते ही रिया दौड़कर रोहित के पास जाकर रोहित से लिपट गई। रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरने के बाद रोहित ने अनिका की ओर देखा और कहा, क्या तुम तैयार हो? क्या हम हमारी नई जिंदगी के पहले वेकेशन के लिए निकल सकते हैं? रोहित की बात सुनते ही अनिका ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो जिस तरह बच्चों के साथ और बाकी परिवार वालों के साथ जुड़ रही थी उसी तरह वह अपने पति रोहित के साथ भी जुड़ने की कोशिश करनेगी। मगर प्रिंसिपल साहब ने कैबिन में जो बात कही थी वो बार बार अनिका के जहन में एक सवाल बनकर घूम रही थी। प्रिंसिपल साहब की आंखों में रोहित के लिए डर, विक्रम की झुकी हुई आंखें एक तरह से अनिका को इशारा कर रही थी कि रोहित एक बेहद खतरनाक इंसान था जिससे लोग डरते थे। अचानक दिल में उठ रहे ख्याल
इग्नोर करके अनिका ने रोहित की ओर देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। अनिका के चेहरे पर मुस्कान देखकर रोहित के गाल गुलाबी होने लगे थे। तभी अचानक मारवा हाउस के लिविंग रूम में एक लड़की के सैंडल की आवाज़ गूंजने लगी, जिसके बाद भूमिका की ऊंची आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। भूमिका ने रोहित के पास आकर रोहित के गाल खींचते हुए कहा, गाल बड़े गुलाबी हो रहे हैं तुम्हारे, 3 बच्चे हो गए हैं और फिर भी अब तक वेकेशन पर जाने की बात सुनते ही तुम्हारे लाल गुलाबी गाल देखने को मिलते हैं। अरे भाई, इतना तो कोई तब भी नहीं शर्मा था जब पहली बार हनीमून पर जाता है। भूमिका की बात सुनकर दादी माँ ने भूमिका को फटकार लगाते हुए कहा, अरे भूमिका, किस तरह की लड़की हो तुम? बच्चों के सामने किस तरह की बातें करते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? दादी माँ की डांट सुनते ही भूमिका ने दादी माँ के व्हीलचेयर के पास आते हुए कहा, ओफो, ओल्ड फैशन दादी माँ, यह बच्चे बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं और आजकल की जनरेशन को आप जानती नहीं हैं। इस जमाने में इनकी उम्र के बच्चे कागज़ के प्लेन उड़ाया करते थे, मगर आज ये लोग सचमुच के प्लेन उड़ाने के काबिल हो गए हैं। दादी माँ, आप जानती नहीं हैं इस जनरेशन को, देख लेना, ये जनरेशन आने वाले कुछ ही सालों में चांद पर अप डाउन किया करेंगे और मारवा खानदान के 3 बच्चे तो बाकी बच्चों से कि इतने स्मार्ट हैं कि चांद पर जो सबसे पहला बिजनेस एम्पायर खड़ा होगा वो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एम्पायर होगा। भूमिका की बात सुनकर कहीं ना कहीं दादी माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। जब भी कोई मारवा परिवार और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊंचे होने की बात करता तो दादी माँ को बहुत फक्र महसूस होता था। कुछ नौकरों ने रोहित, अनिका और 3 बच्चों का सामान उठाया और उनकी वैन में एक के बाद एक सामान भरना शुरू कर दिया। रोहित ने दादी माँ के पांव छूकर कहा, दादी माँ, कुछ दिनों में हम लौट आएंगे, बस आप प्रार्थना कीजिए कि पुरानी जगह पर लौटने के बाद अनिका फिर से अपने अतीत से जुड़ सके। दादी माँ और आयशा खुशी खुशी सभी लोगों को विदा कर रहे थे। तभी अचानक एक नौकरानी के हाथ से दूध का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। गिरा हुआ दूध देखकर दादी माँ ने रोहित और अनिका के बढ़ते हुए कदमों को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। दादी माँ की बात सुनते ही अचानक रोहित और अनिका के बढ़ते हुए कदम रुक गए। दादी माँ ने जैसे ही अपनी व्हीलचेयर का बटन दबाया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर रोहित और अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। रोहित के ठीक बगल में आकर दादी माँ ने व्हीलचेयर को रोकते हुए रोहित से कहा, तुम लोग अभी नहीं जा सकते, दूध गिरना अब शगुन माना जाता है। मेरे ख्याल से ये कोई संकेत है जो तुम्हें रोक रहा है वहाँ जाने से। दादी माँ की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से आयशा की ओर देखने लगा। रोहित एक मॉडर्न पढ़ा लिखा लड़का था, वो इन सब तरह की बातों में विश्वास नहीं रखता था और रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ भी उस किस्म की औरत नहीं थी जो पुरानी दकियानूसी बातों में इतना विश्वास रखती हो। मगर आज दादी माँ अचानक उनको क्या हो गया था, ये बात रोहित की समझ में नहीं आ रही थी। दादी माँ की व्हीलचेयर के पास घुटनों के बल बैठते हुए रोहित ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, ये क्या कह रही हैं आप तो इस तरह की बातों में कभी विश्वास नहीं करती थी, फिर अचानक आज आपको क्या हो गया है? दादी माँ ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना मैं, और मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है कि अब इन बातों पर ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है। ज़िंदगी का तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मेरी मानो तो ये ट्रिप कैंसिल कर दो। दादी माँ की बात सुनकर रोहित ने एक बार आयशा की ओर देखा। आयशा जैसे ही अपने कदम दादी माँ की ओर आगे बढ़ाने लगी, दादी माँ ने इशारा करके आयशा को अपने पास आने से रोक दिया। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए दादी माँ की व्हीलचेयर पर एक हाथ रखते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, ठीक है दादी माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको चिंता हो रही है, मगर मेरा यकीन मानिए, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अपने पूरे परिवार को बड़ी हिफाजत से ले जा रहा हूँ और बड़ी हिफाजत से वापस ले आऊँगा। रोहित ने अपनी आवाज़ को धीमी करते हुए दादी माँ के पास आकर कहा, समझने की कोशिश कीजिए दादी माँ, आप हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अनिका को अपनी पुरानी यादों से के साथ जोड़ने के लिए उसे उसकी पुरानी दुनिया में ले जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से वो आई थी। राजलक्ष्मी ने भी यही कहा था। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अनिका खुद एक बड़ी न्यूरोसर्जन है, मगर बाकी सारे
न्यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ने यही बात कही है कि अक्सर ऐसे केसेस में पेशेंट की याददाश्त तभी वापस आती है जब बार बार उसे पुरानी ज़िंदगी से जुड़ी यादें याद दिलाई जाएं। मनाली से हम सबकी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। मनाली वही जगह है जहां अनिका ने अपना बचपन गुजारा था। जिन बच्चों को उसने जन्म दिया था वो उससे छीने गए थे। हो सकता है कि मनाली में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी कड़ी हो जिससे जुड़ते ही अनिका अपने अतीत के साथ फिर से जुड़ जाए। दादी माँ, हमें जाने दीजिए, इस बार हमें मत रोकिए। दादी माँ के चेहरे पर काफ़ी परेशानी थी, मगर दादी माँ भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि वो चाहकर भी रोहित और अनिका को जाने से नहीं रोक सकती थी। एक तरफ मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया थी और दूसरी तरफ दादी माँ की बढ़ती हुई उम्र, जिसकी वजह से दादी ना चाहते हुए भी पुरानी दकियानूसी बातों पर विश्वास करने पर मजबूर थी। ना चाहते हुए भी दादी माँ ने हंसते हुए तीनों बच्चों को विदा किया। रोहित ने खास करके फैमिली आउटिंग के लिए एक बड़ी सी वैन तैयार करवाई थी। चारों तरफ काले कांच होने की वजह से अंदर बैठे लोग बाहर के नज़ारे अच्छी तरह से देख सकते थे, मगर बाहर से कोई अंदर बैठे लोगों का चेहरा नहीं देख सकता था। हालांकि पूरी की पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, मगर रोहित ने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रखा था, जो रोहित की फैमिली वैन के पीछे और आगे चलकर रोहित की फैमिली को गार्ड करने वाले थे। ड्राइवर और पैसेंजर का कंपार्टमेंट अलग अलग था, जिससे रोहित की पूरी फैमिली को अपनी प्राइवेसी मिले। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता था कि रोहित ने एक चलता फिरता छोटा सा घर बनवाया था अपनी फैमिली के वेकेशन टाइम के लिए। दिल्ली से मनाली जाने का रास्ता लगभग 10 घंटे का था। रोहित चाहता तो अपनी पूरी फैमिली को हेलीकॉप्टर से भी मनाली ले जा सकता था, मगर रोहित ने जानबूझकर पूरी फैमिली के साथ बाई रोड जाने का फैसला किया था, ताकि पूरी फैमिली रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेकर आगे बढ़ सके। बच्चे भी अक्सर बाई रोड ही कहीं पर जाना प्रीफर करते थे, खास करके रिया, जिसे अगर कोई खूबसूरत जगह नज़र आती तो वहाँ रुककर वो काफ़ी सारी सेल्फीज खींचना पसंद करती थी। पहले भी जब रोहित अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाता था तो वो बच्चे इसी तरह बाई रोड जाना पसंद करते थे, बजाय इसके कि वो किसी भी जगह पर फ्लाइट या हेलीकॉप्टर से जाएं। रोहित और उसका परिवार मनाली जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, और ख़ासकर बच्चे अपने मम्मा और डैड के साथ इतने दिनों बाद वेकेशन पर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। उनको अब बहुत खुशी हो रही थी। इतने दिनों से जो घर में टेंशन चल रही थी, उस टेंशन को अब तीनों बच्चे भूलकर अनिका के साथ एंजॉय करना चाहते थे। वहीं रोहित ये उम्मीद कर रहा था कि अनिका को मनाली जाकर उसका अतीत याद आ जाए। रोहित को मनाली से बहुत उम्मीदें थी। बच्चों को भी लग रहा था कि मनाली में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अनिका की याददाश्त वापस आ जाएगी और बच्चों को उनकी मम्मा वापस मिल जाएगी। बच्चों और रोहित से अलग अनिका के मन में इस वक्त कई सवाल थे। ये सवाल इस तरह के सवाल थे कि क्या अनिका अपना अतीत जान पाएगी, क्या उसे मनाली में सब कुछ याद आ पाएगा, क्या वो बच्चों को और रोहित को खुश कर पाएगी। अनिका मन ही मन इन्हीं सब सवालों को सोचे जा रही थी, मगर इन सब से बिल्कुल दूर दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाले एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच बनी एक पुरानी सी हवेली में अपने लोगों की सिक्योरिटी के बीच बैठा योगराज एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठकर पान चबाते हुए कुछ सोच रहा था। तभी योगराज के बगल में सुपारी छीलता हुआ रंजीत आकर बैठ गया और कुछ सुपारी के टुकड़े अपने मुंह में रखकर कहने लगा, माँ साहेब जो भी कहती हैं हम चुपचाप कर देते हैं, मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि माँ साहेब का असली मकसद क्या है। आखिर माँ साहेब मारवा खानदान की उस डॉक्टर बहू के पीछे हाथ दौड़ कर क्यों पड़ी हैं? यह बात मेरी समझ से बाहर है। ये जादुई जड़ी बूटी है क्या? क्या सचमुच कोई डॉक्टर ऐसी दवा बना सकता है जिससे आम आदमी अमर हो जाए? इतना कहकर रंजीत चुप हो गया और योगराज की तरफ देखने लगा। रंजीत की पूरी बात सुनने के बाद योगराज अपने मुंह में पान चबाते हुए रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा कुछ सोचता रहा। सारे लोग योगराज के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सब बड़े ही ध्यान से योगराज की ओर देख रहे थे। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक अपनी जगह से उठकर योगराज ने रंजीत से कहा, आज तक माँ ने अपने मन में चल रही बातों को मुझसे शेयर नहीं किया, तो तुमसे क्या खास शेयर करेंगी? माँ कब क्या सोचती हैं,
कब क्या प्लानिंग करती हैं और उनका असली मकसद क्या है, ये सिर्फ माँ जानती है। बस मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि अगर रोहित मार्वा को पता चल जाता है कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे माँ का हाथ है, यानी कि हमारा हाथ है, तो हो सकता है हमारे रिश्ते में दरार आ जाए। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रोहित हमारा कितना अच्छा दोस्त है। योगराज की बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रंजीत ने योगराज की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके और रोहित मार्वा के संबंध कितने अच्छे हैं। कदम कदम पर रोहित मार्वा ने आपकी मदद की है और कदम कदम पर आपने रोहित मार्वा की, और इसी दोस्ती के बलबूते पर तो हम आने वाले इलेक्शन जीत सकते हैं। आपकी दोस्ती रोहित मार्वा के साथ हमारे बहुत काम की है, उसके नाम के साथ इलेक्शन जीत सकते हैं। जैसे ही रंजीत ने ये बात कही, योगराज के सर पर जुनून सवार हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही लालच दिखाई देने लगा। योगराज ने अपनी रिक्लाइनिंग चेयर पर अपना एक हाथ मारते हुए कहा, और इस बार इलेक्शन में ऐसा धमाका करेंगे कि आने वाली सदियों तक न सिर्फ इस राज्य पर धीरे धीरे पूरे देश पर हमारा ही हुक्म चलेगा। पूरे देश में हमारा राज होगा और हमारा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। कहते हुए योगराज पूरी तरह से जोश में आ गया। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। योगराज की बात सुनते हुए रंजीत ने योगराज के लिए एक और पान बनाया और योगराज को पान का बीड़ा थमाते हुए कहा, इसलिए तो हम भी आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाली सदी में इस पूरी दुनिया में आपका राज होगा। दुनिया आपके कदमों में होगी और आप दुनिया के बादशाह कहलाएंगे। बादशाह शब्द रंजीत ने जैसे ही कहा, योगराज के चेहरे पर घमंड आ गया। उसकी आंखों में हुकूमत करने का जुनून दिखाई देने लगा। योगराज ने पान अपने मुंह में रखते हुए रंजीत से कहा, और तुम अगर वजीर बनना चाहते हो तो चुपचाप वही करते जाओ जो माँ कहती हैं, क्योंकि वजीर का काम सवाल करना नहीं होता, बस उसे जो कहा जाए वही आंखें बंद करके करना होता है। इसके बाद योगराज ने रंजीत के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, और एक बार माँ जो चाहती है वो उन्हें मिल जाए तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वह एक माँ है, अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। एक बार वो दुनिया पर काबू करने वाली ताकत माँ के हाथ में लग गई तो समझो ताकत हमारे हाथ में लग गई, और फिर माँ तो बूढ़ी हो चुकी हैं, जी कर कितना ही जिएंगी। बात समझ रहे हो ना? योगराज की बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में भी एक अलग तरह की चमक दिखाई दे रही थी। रंजीत ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर में रखते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। वैसे भी आधी दुनिया कहती है कि सत्ता और पावर में आने के लिए आपने ही माँ साहिब का मर्डर करवाया है और उनकी पोजीशन हासिल कर ली। अब अगर ये बात सच भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? रंजीत की बात सुनकर योगराज और रंजीत दोनों एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी उस जगह पर गूंजने लगी। दोनों ने ही बड़ी तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी। दोनों जानते थे कि एक बार माँ साहिब को कामयाबी मिलेगी तो उन्हें भी अपने मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। स्कूल की नौकरी से निकाले जाने के बाद विक्रम और उनके बेटे मिट्टू को स्कूल का जो स्टाफ क्वार्टर्स अलॉट किया गया था वो स्टाफ क्वार्टर्स भी उनसे छीन लिया गया था। अपनी और मिट्टू की पैकिंग पूरी करने के बाद विक्रम ने स्टाफ क्वार्टर्स की चाबी इंचार्ज को थमाते हुए कहा, देखिए, मैं सारा का सारा सामान इस वक्त नहीं ले जा पाऊंगा। कुछ ऐसा सामान है जिसे रखने के लिए इस वक्त मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और मेरे पास इस शहर में रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। इतना कहने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेहरबानी करके जब तक मेरा कोई ठिकाना पक्का नहीं हो जाता तब तक आज इस सामान को यहाँ रहने दीजिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी मजबूरी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। जैसे ही किसी और घर का बंदोबस्त हो जाएगा मैं इस सामान को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। इंचार्ज भी अच्छी तरह से जानता था कि विक्रम को अचानक ही नौकरी से निकाल दिया गया था और वो भी उसका कसूर न होते हुए भी। मिट्टू का सर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। मिट्टू को लगा कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसके पापा की नौकरी चली गई थी। उसके पापा कितने आर्थिक टेंशन में थे ये बात मिट्टू अच्छी तरह से जानता था और मिट्टू को कहीं ना कहीं अपने आप से चिढ़ हो रही थी।
उसकी वजह से उसके पापा आज इस मुसीबत में फंस चुके थे। अगर मिट्टू का कोई था तो वो बस उसके पापा ही थे। मिट्टू को तो अपनी मम्मी का चेहरा भी याद नहीं था। मिट्टू जब 6-7 महीने का था तब मिट्टू की माँ एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। तब से लेकर अब तक मिट्टू के पापा विक्रम ने ही मिट्टू को माँ और बाप का प्यार देकर बड़ा किया था। मिट्टू को अपने पापा से काफ़ी लगाव था। वो अपने पापा को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। वो हमेशा से अपने पापा का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहता था। कई बार मन ही मन ऊपर वाले से मिट्टू ने प्रार्थना करता था कि जल्द से जल्द मिट्टू बड़ा हो जाए और अपने पापा की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर अपने पापा की सेवा करे। मगर आज मिट्टू की वजह से विक्रम के साथ जो कुछ भी हुआ था वो देखकर मिट्टू मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। वो उस घड़ी को कोस रहा था जब मिट्टू के हाथ से बॉल छूटकर रिया के चेहरे पर लगा था। मगर कहीं ना कहीं मिट्टू को इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि मिट्टू की गलती न होने के बावजूद उसके पापा को और उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी। हाँ, ये सच था कि रिया को जो बॉल लगी थी वो मिट्टू की वजह से लगी थी। मगर मिट्टू ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था और इतनी छोटी सी गलती की किसी को इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती थी, ये बात तो मिट्टू ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अब मिट्टू एक बात अच्छी तरह से जान गया था कि ताकतवर आदमी इस दुनिया में चाहे तो कुछ भी कर सकता था। मिट्टू के दिमाग में अलेक्जेंडर आर्यन और रिया का चेहरा बिल्कुल साफ साफ छप गया था। प्रिंसिपल की कैबिन में मिट्टू के पापा का बेबस चेहरा और अनिका की खुशामद करता प्रिंसिपल का चेहरा भी बिल्कुल साफ साफ उसके दिमाग में छप गया था। मिट्टू ये बात भी नहीं भूल पा रहा था कि इतनी छोटी सी गलती पर प्रिंसिपल ने जब मिट्टू के पापा को इतनी बड़ी सज़ा सुनाई तब भी अनिका बिल्कुल खामोश थी। मिट्टू अब तक इतना तो जान चुका था कि मारवा खानदान और रोहित मारवा कितना पावरफुल नाम था, और मिट्टू अभी इतना छोटा भी नहीं था कि दुनिया की कुछ सच्चाइयों को जान न सके। जो पावर किसी कमज़ोर को सज़ा देने के लिए काम आ सकता है, वही पावर किसी कमज़ोर को गलत सज़ा से मिलने से रोक भी सकता है। मगर अनिका ने अपने उस पावर का इस्तेमाल मिट्टू और उसके पापा को बचाने के लिए नहीं किया। अपने बेटे की जिद के आगे अनिका ने ना तो मिट्टू का फ्यूचर देखा और न ही मिट्टू के पापा की हालत के बारे में सोचा। क्वार्टर्स की देखरेख करने वाले इंचार्ज के हाथ में चाबी सौंपने के बाद विक्रम अपने हाथ से सामान लेकर अपने बेटे के साथ अपने घर से बाहर निकलने लगा। तभी उसी इंचार्ज ने उन्हें रोकते हुए कहा, देखिए विक्रम सर, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, मगर माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा दिन तक आपका सामान यहाँ नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि बहुत जल्द नए टीचर को अपॉइंट कर दिया जाएगा और नए टीचर के लिए क्वार्टर भी अलॉट कर दिया जाएगा। बच्चों के एग्ज़ाम सर पर है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ज़्यादा दिनों तक आपकी जगह खाली रख पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। उस इंचार्ज की सिचुएशन भी वो अच्छी तरह से समझ पा रहा था, इसलिए उन्होंने उस इंचार्ज की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। उसके बाद दोनों बाप बेटे अपने हाथ में सामान लेकर अपना सर झुकाए बस स्टैंड की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। इस वक्त मिट्टू का मन बेहद ही उदास था। अंदर ही अंदर मिट्टू को दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, पर वो जानता था कि वो चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मिट्टू तो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि जब प्रिंसिपल या किसी और ने उसे अपनी तरफ से सफाई देने का मौका तक नहीं दिया तो फिर अब क्या ही कर सकता था। अचानक ही मिट्टू ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, आप फिक्र मत कीजिए पापा, एक दिन मैं मारवा खानदान से भी ज़्यादा ताकतवर बनकर दिखाऊंगा। मिट्टू की ये बात सुनकर विक्रम हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान जमीन पर रखकर मिट्टू के कंधे से पकड़ लिया और कहा, नहीं मिट्टू, इस तरह की बातें नहीं करते। ताकत कभी भी कमज़ोरी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बननी चाहिए। ताकत इंसान को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, कमज़ोरों को ज़्यादा शक्ति देने के लिए होनी चाहिए। हमें ताकतवर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनना है। हमें ताकतवर सिर्फ इसलिए बनना है ताकि हमें कोई नीचा न दिखा सके। अपने पापा की आंखों में इतनी मासूमियत देखकर मिट्टू को अपने ही कहे पर शर्मिंदगी होने लगी। कुछ देर तक अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद अचानक ही मिट्टू ने अपनी दोनों बाहें अपने पापा के गले में डाल दी और कहा, आई एम रियली सॉरी पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको सज़ा मिली। कुछ देर तक अपने बेटे को पीठ थपथपाने के बाद मिट्टू के पापा ने मिट्टू को अपने से अलग किया
और बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मिठू सच बताओ, क्या तुमने जानबूझकर रिया को मारा था? अपने पापा की बात सुनने के बाद कुछ देर तक मिठू अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पापा को देखता रहा और फिर धीरे से नाम में अपना सर हिला दिया। मिठू ने दबी हुई और रोती हुई आवाज भी अपने पापा से कहा, नहीं पापा, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, गलती से मेरी बॉल उसे लग गई और मुझे नहीं पता कि वो लड़की इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी और सबको यह बता देगी कि मैंने जानबूझकर उसे मारा था। हालांकि कुछ देर पहले जब मेरे हाथ से बॉल छूट गई थी और मैं गिर गया था तो वो रिया ही मुझ पर हंस रही थी और आपने ही मुझे सिखाया था ना कि जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिर जाता है। रिया के साथ भी गॉड ने वही किया, मगर पनिशमेंट हम दोनों को मिल गई। अपने बेटे की मासूम बात सुनकर मिठू के पापा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, इसमें ऊपर वाले का कोई दोष नहीं है। दिस लाइफ इज एन एग्जाम एंड वी हैव टू पास इन एवरी सब्जेक्ट। हालांकि मिठू अच्छी तरह से जानता था कि उसके बाबा मैथ्स के टीचर थे, मगर कभी कभी फिलॉसफी के लेक्चर भी बहुत अच्छी तरह से दिया करते थे। अपने पापा की इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल बातें सुनकर ही मिठू ने अपना बचपन गुजारा था। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मिठू ने अपने पापा से पूछा, पापा, मुझे इस स्कूल से निकाल दिया है, क्या आपको लगता है कि मुझे और कोई स्कूल में एडमिशन मिलेगी? अपने पापा की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर भी काफ़ी परेशानी नजर आने लगी। विक्रम भी अच्छी तरह से जानता था कि इतनी बड़ी स्कूल से निकाले जाने के बाद किसी और स्कूल में मिठू को एडमिशन मिलना या विक्रम को नौकरी मिलना बेहद मुश्किल था। दिल्ली की नामी और रेप्यूटेड स्कूल्स में अब तक ये बात आग की तरह फैल गई होगी कि विक्रम और मिठू को स्कूल से निकाल दिया गया था। अपने चेहरे पर इसी तरह की परेशानी लिए विक्रम ने अपना सामान जमीन से उठाया और मिठू को लेकर बस स्टैंड की ओर जाने लगा। जैसे जैसे रोहित के परिवार की वैन मनाली की ओर आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे बाहर का टेम्परेचर भी काफ़ी कम होने लगा था। रोहित ने अपने परिवार के लिए वैन के अंदर एक बेडरूम बनवाया था। अनिका बिस्तर के एक कोने पर सोई थी, बीच में तीनों बच्चे और बिस्तर के दूसरे कोने पर रोहित सोया था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि उसकी वैन के आसपास उसकी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग थी, मगर कहीं ना कहीं अपने परिवार को इस तरह बाहर ले जाते वक्त रोहित का दिल भी काफ़ी बेचैन था। इसलिए पूरी रात रोहित भी जाग जाग कर अपने परिवार की पहरेदारी करता रहा था। रात को वैन के अंदर काफ़ी मस्ती मजाक करने के बाद बच्चे गहरी नींद में सो गए थे। सुबह के 6 बजे थे। रोहित की आंखें खुली थी। तभी रोहित ने नोटिस किया कि अनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रोहित काफ़ी सरप्राइज हो गया यह देखकर कि अनिका अब काफ़ी जल्दी उठ जाया करती थी। मन ही मन में रोहित ये भी सोचने लगा कि याददाश्त खोने का असर अगर कोई एक फ़ायदा अनिका को हुआ था तो वो ये था कि अनिका की नींद काफ़ी कम हो गई थी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अनिका अपने परिवार के साथ अब ज़्यादा वक्त बिता सकेगी। अनिका को भी बच्चों को भी अनिका की बदली हुई आदत काफ़ी पसंद आ रही थी। आंखें खोलने के बाद जैसे ही अनिका अपनी जगह से उठी, अनिका ने देखा कि रोहित बिस्तर के दूसरे कोने में लेटा था, मगर उसकी आंखें खुली थी। रोहित की आंखें अनिका पर जमी हुई थी। रोहित की आंखों को देखकर अनिका की नज़रें शर्म से हमेशा झुक जाया करती थी। रोहित की आंखों को हमें देखकर हमेशा ऐसा लगता था जैसे हर बार रोहित जब अनिका को देखता था तब उसे रोज अनिका से पहली नज़र का प्यार हो जाया करता था। कहीं ना कहीं नई जिंदगी में शामिल होने के बाद अनिका के दिमाग में एक अलार्म फिट हो गया था। बच्चों को स्कूल जाने से पहले वो खुद तैयार होती थी और उसके बाद बच्चों को जगाकर बच्चों को तैयार करती थी और हर रोज 6 बजे अनिका की आंखें खुल जाया करती थी। वेकेशन पर होने के बावजूद अनिका के साथ ठीक वही हुआ। जागने के बाद रोज की आदत के मुताबिक अनिका शावर लेने के लिए वैन में ही बने बेडरूम के बाथरूम की ओर आगे कदम बढ़ाने लगी। अनिका ने देखा कि वैन में एक छोटा सा प्राइवेट बेडरूम होने की वजह से वैन में बना बाथरूम भी काफ़ी छोटा था। बाथरूम के दरवाजे कांच के थे। हालांकि कांच के आर पार कुछ नहीं दिखता था, मगर अनिका जानती थी कि रोहित भी कमरे में मौजूद था और रोहित पूरी तरह से जाग रहा था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शर्म से अनिका की नज़रें झुक रही थी। वहीं रोहित काफ़ी नॉर्मल नज़र आ रहा था। रोहित की एक आदत के बारे में अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। अनिका जब भी सुबह सुबह जागती थी
तब रोहित अनिका को बस यूं ही काफ़ी देर तक देखता रहता था। हालांकि याददाश्त खो चुकी अनिका रोहित की अब सब आदतों के बारे में नहीं जानती थी। रोहित को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखकर अनिका ने अपनी नज़रें झुकाकर रोहित से धीमी आवाज़ में कहा, क्या देख रहे हो? एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित अपनी जगह से खड़ा होकर अनिका के पास आया। अनिका ने घबराकर अपने कदम पीछे हटाए। तभी रोहित ने मुस्कुराकर अनिका से कहा, हर बार तुमसे ये एक ही बात कहता हूँ, हर बार तुम भूल जाती हो, मगर कोई नहीं, इस बार तो भूलने की तुम्हारे पास वजह भी है। मगर आज फिर से मैं कहता हूँ कि हर बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो जाता है। और पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे ऐसे लगता है कि तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। रोहित के शरीर की महक अब अनिका की सांसों तक पहुंच रही थी। कहीं ना कहीं अनिका के दिल की धड़कनों भी तेज होने लगी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बिस्तर पर लेटे बच्चे गहरी नींद में सोए थे और रोहित का अगला कदम क्या हो सकता था। इससे पहले कि रोहित अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाता, अनिका ने रोहित को हल्का सा धक्का दिया और सीधे बाथरूम के अंदर चली गई। शावर लेने के बाद अनिका को याद आया कि वो तौलिया बाहर ही भूल गई थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। कुछ देर तक मन ही मन को सोचने के बाद अनिका ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला। दरवाजे से अपना हाथ बाहर निकालते हुए रोहित से कहा, मेरा टॉवल बाहर रह गया है, क्या तुम मुझे पास करोगे? बच्चे जाग न जाएं, इसलिए बिल्कुल धीमी आवाज़ में रोहित ने जवाब देते हुए कहा, हाँ तुम्हारा टॉवल यहीं साइड टेबल पर पड़ा है, बच्चे तो सो रहे हैं, ले लो। रोहित की यह बात सुनते ही अनिका ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अनिका का ये रिएक्शन देखकर रोहित धीरे से हंस पड़ा और अपनी जगह से उठकर रोहित ने साइड टेबल पर पड़ा टॉवल उठाया और बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से नॉक करते हुए कहा, अगर गुस्सा करोगी तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, लो तौलिया ले लो, दरवाज़ा थोड़ा सा खोलो, मैं तुम्हें टॉवल पास करता हूँ। रोहित के ये कहने के बावजूद काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका इस वक्त रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी और शायद इसलिए रोहित ने जो बात कही थी वह अनिका को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई थी। कुछ देर बाद धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अनिका ने अपना हाथ बाहर किया। रोहित ने उसे टॉवल पास किया। रोहित के लिए बदकिस्मती की बात ये थी कि अनिका ने पूरे के पूरे परिवार को एक्सेप्ट कर लिया था। रोहित के बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया था, रोहित की पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया था। बस अनिका ने अब तक उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया था जिसकी वजह से वो इस पूरी फैमिली से जुड़ी थी। बच्चों के जागने से पहले रोहित और अनिका पूरी तरह से तैयार हो गए थे। जैसे ही बच्चे जागे एक के बाद एक तीनों बच्चों को तैयार करने के बाद रोहित और अनिका बेडरूम से बाहर निकलकर बहन के लिविंग रूम में आए। सूरज निकल चुका था और आसपास का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि नज़ारा देखते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, ये हम लोग मनाली पहुंच रहे हैं। आसपास का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि आरन और अलेक्जेंडर भी बड़ी बड़ी आंखों से नज़ारा देखने लगे। वैन में जो लिविंग रूम बनाया गया था वो पूरी तरह से कांच का बनाया गया था। अंदर बैठा पैसेंजर और राइट लेफ्ट और ऊपर सब कुछ साफ साफ नज़र आ सकता था। आसपास बर्फ के ढके कुछ ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे और एक तरफ गहरी खाई। कुछ उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए रोहित के परिवार की वैन मनाली की ओर तेजी से चलने लगी। रोहित को मनाली के पथरीले रास्ते फिर से याद आने लगे जहां उसने कई बार अनिका के साथ वक्त गुजारा था। ये मनाली के वही रास्ते थे जहां कई बार अनिका और रोहित का टकराव हुआ था और कई बार उनकी नज़रें एक दूसरे से मिली थी। मनाली के होटल पैराडाइज इंटरनेशनल आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। तभी रोहित की बन पुराने गुलेरिया हाउस के पास से गुजरी। पुराना गुलेरिया हाउस जहां पर अनिका ने अपना बचपन बिताया था वो मनाली के शहर से कुछ किलोमीटर ही दूरी पर आउटस्कर्ट्स में बना था। अचानक चलती कार में ड्राइवर के कानों पर एक आवाज़ पड़ी, गाड़ी रोको।